तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। और प्रकाश का प्रवर्तन में हम लोग का आज लास्ट लेक्चर है। और आज का लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है बाबू, तो आज का लास्ट लेक्चर में पढ़ना है हम लोग का आज का लास्ट लेक्चर में पढ़ना है दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, आप लोग इतना बात याद कर लेंगे, इतना बात समझने के पहले एक दो बात और आप लोग का समझ में आना चाहिए। आपको आज लास्ट लेक्चर है तो आप लोग का जो भी पीछे लेक्चर पढ़ाए हुए हैं आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग का नहीं बन रहा है तो घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तो पीछे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते चलेंगे। हम न्यूमेरिकल इस लेक्चर में या इस चैप्टर में इसलिए नहीं बनाए कि आप लोग सबसे पहले उस थ्योरी को याद करो। अगर आप थ्योरी को, फार्मूला को, कंसेप्ट को याद करते हो तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते चलेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पीछे वाला चैप्टर का बनाते चलेंगे। ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक बात समझ में आए। दूसरा बात और बाबू, तुम लोग का क्या करना है कि कोई कोई टीचर होते हैं ना जो दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए और फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध को, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा दर्पण सूत्र हम लोग वही ने देखे हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हो गया दर्पण सूत्र। और r बराबर हो गया बाबू 2f, या f बराबर क्या हो गया r/2। तो इसको क्या करते हैं कि क्लास में जब पढ़ाते रहते हैं चैप्टर, उसी में आप लोग का सीध प्रमाणित करके दिखाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन हम इस लेक्चर में अभी जो हम आप लोग के पढ़ा रहे हैं, आप लोग या प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे लेक्चर, तो वहां पे देखे होंगे कि हम ये वाला काम नहीं करवाए हैं, प्रमाणित नहीं करवाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रमाणित नहीं कराएंगे। देखो, इस लेक्चर पर आप लोग मैथ का भी पढ़ रहे हो और किस चीज का पढ़ रहे हो, साइंस भी पढ़ रहे हो। तो देखो, मैथ में अगर हम लोग क्या करेंगे ना कि जब लास्ट 2 महीना 3 महीना बचेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बहुत अच्छा से प्रमाणित कर लेंगे। अब यहाँ से एक बात बनता है ना कि अब अगर 3 महीना या 2 महीना बचेगा तभी क्यों प्रमाणित करेंगे। तो हम ऐसा इसलिए करेंगे ना कि इसको प्रमाणित करने के लिए बाबू, इस सूत्र को प्रमाणित करने के लिए, प्रूव करने के लिए आप लोग का त्रिभुज के बारे में जानकारी होना चाहिए। और वो त्रिभुज के बारे में जानकारी जब तक हम लोग क्लास 10th का 6th नंबर चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक जानकार ना होंगे। तो ऐसे रट्टा मारने से कोई फायदा होगा नहीं। तो सबसे पहले जब हम लोग क्लास मतलब चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेंगे मैथ का, त्रिभुज चैप्टर, तो उसका बाद इसको प्रूव करेंगे तो आप लोग का बहुत आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलो, ये सारा बात आप लोग से बात हो गया। तो देखो बाबू, हम क्या चीज बोले, अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट में आप लोग को हम हमेशा बोलते हैं कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ में आगे अपना एनसीईआरटी बुक रख लीजिए। ठीक, तो चलो, इसमें पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या चाहिए बाबू, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि पहला पॉइंट पढ़ना है दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। अब देखो, दर्पण सूत्र का तो डिफिनेशन हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं ना कि गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को F से सूचित करते हैं, फोकस दूरी, अच्छा, प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं, फोकस दूरी F से सूचित करते हैं। और इन तीनों को संबंध, इन तीनों के बाद तीनों मिलकर एक संबंध की एक तीनों मतलब मिलकर एक सूत्र का जानकारी देता है। तो संबंध का जानकारी देता है या संबंध बनाकर एक सूत्र का जानकारी देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चाहिए आंसर में, इसी को मिरर फॉर्मूला कहते हैं। लिख सकते हैं गोलीय दर्पण में किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी, आप लोग इसको नोट नहीं कीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। वस्तु दूरी को काची से सूचित करते हैं, यू से, तथा कॉमा देकर लिखते हैं, कॉमा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं बाबू? तो प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। तथा कौन बाबू? फोकस दूरी, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। आपस फोकस दूरी मिलकर, आपस में मिलकर या मिलकर संबंध के द्वारा क्या चीज करते हैं? एक सूत्र का निर्माण करते हैं, एक सूत्र का निर्माण करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो उस संबंध को या तो उसे दर्पण सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ये डिफिनेशन आप लोग का रट्टा नहीं मारना है, ये डिफिनेशन सिर्फ हम आप लोग का बताते हैं कि अच्छा क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा ना कि बताइए कि दर्पण सूत्र किनका किनका संबंध से बना होता है। तो दर्पण सूत्र बना होता है बाबू वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी के संबंध से बना होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर का 1/f। मतलब अब से आप लोग का कोई पूछेगा कि बताओ बाबू कि दर्पण सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हो गया दर्पण सूत्र। इसको प्रूव कराने का मेरा जिम्मेवारी है, आप लोग का अभी जितना करवाया जाता है सिर्फ आप लोग उतना करो, क्योंकि इस टीचर को, इस भैया को पता है कि कब क्या करवाना है। अगर अभी हम आप लोग का एक काम करवाते चले तो फिर पता चलेगा कि हवा हवाई हो जाओगे, तो हवा हवाई नहीं होना है। इतना काम हो जाने का बाद आज का लेक्चर का लास्ट जो पॉइंट पढ़ना है वो क्या चीज पढ़ना है बाबू? आवर्धन पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है? आवर्धन। और आवर्धन को अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। क्या चीज बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। दर्पण सूत्र को अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं? तो मिरर फॉर्मूला। क्या चीज बोलते हैं छोटे? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। बढ़िया। अब देखो आवर्धन क्या है? तो आवर्धन में आप लोग याद रखना ने कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या चीज से सूचित करते हैं छोटकू? HI से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के सॉरी वस्तु के ऊंचाई के और वस्तु की ऊंचाई को HO से सूचित करते हैं। ऊंचाई के अनुपात को क्या चीज कहते हैं? सॉरी थोड़ा रुकना। तो हम लोग क्या लिख रहे थे? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। अच्छा इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है छोटे? तो हम लोग लिख सकते हैं इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? स्मॉल m से सूचित किया जाता है। ठीक। उसका बाद क्या है बाबू? इसको हम लोग अगर आवर्धन बराबर m बराबर फॉर्मूला लिखें, आवर्धन बराबर फॉर्मूला लिखें तो क्या चीज लिख सकते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई शॉर्ट में लिख रहे हैं बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हम लोग लिखना चाहें तो HI बटा में HO। ठीक। इसका एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा इसको सबको साथ में ही कर देते हैं। ठीक।
देखना, ध्यान देना, आप लोग इस को ध्यान देना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस भी बट्टा यू। मतलब हम लोग बोल सकते हैं वस्तु प्रतिबिंब दूरी, और हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, वस्तु दूरी। तो बताओ, आप लोग याद रख सकते हो आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ, या हम लोग बोल सकते हैं माइनस भी बटा यू बोल सकते हैं। तो देखो यही था आवर्धन। तो आवर्धन का डिफिनेशन क्या होता है, तो आवर्धन का डिफिनेशन होता है बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या एच आई बटा एच ओ, या इसी को माइनस भी बटा यू बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक नोट नहीं किए हैं तो आप लोग क्या करो, नोट करो। उसका बाद आवर्धन से रिलेटेड चीज में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नोट पॉइंट लिखते हैं, उसका बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या करो, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, तो आप लोग क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का आवर्धन से रिलेटेड चीज में नोट पॉइंट लिखना है। तो नोट पॉइंट नंबर 1 क्या है, तो नोट पॉइंट नंबर 1 ये है ना बाबू कि आवर्धन अगर ऋणात्मक आएगा, आवर्धन अगर ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं कि यदि यदि आवर्धन आवर्धन ऋणात्मक ऋणात्मक होता है तो तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और कैसा होगा बाबू, उल्टा होगा। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा गया, पहला नोट पॉइंट लिखाया ना कि यदि आवर्धन ऋणात्मक होगा, मतलब यदि m माइनस में होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। हम लोग दूसरा नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा नोट पॉइंट में लिख सकते हैं ना कि यदि धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, यदि आवर्धन धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा होगा, आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा। इतना बात समझ में आया कि अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, यदि आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ये पॉइंट आप लोग का ज्यादा क्लियरिटी कहाँ होगा, तो जब हम आप लोग का क्या करवाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, तो वहां पे आप लोग का ज्यादा क्लियरिटी इस पॉइंट को किया जाएगा। तो आप लोग इसको, आप लोग का क्या करना है, सिर्फ याद करना है, याद रखना है कंसेप्ट को जैसा। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, हम लोग तीसरा नोट पॉइंट क्या बोल सकते हैं ना, तीसरा नोट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि यदि m बराबर 1, मतलब यदि आवर्धन 1 का बराबर होगा, यदि आवर्धन 1 का बराबर होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। कैसे होगा बाबू, प्रतिबिंब वस्तु का बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यदि m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब वस्तु का बराबर बनेगा या बराबर होगा। हम लोग चौथा नोट पॉइंट क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, तो चौथा नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, 1 से बड़ा, मतलब यदि आवर्धन 1 से बड़ा होगा, बड़ा हो तो प्रतिबिंब ही पूरा लिख देते हैं,
हो तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा बाबू, वस्तु का बड़ा होगा, वस्तु के बराबर नहीं, वस्तु से बड़ा होगा। मतलब अगर प्रतिबिंब एक से बड़ा होगा तो मतलब एम आवर्धन एक से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, बनेगा या होगा। पांचवा नोट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, पांचवा नोट पॉइंट लिख सकते हैं, यदि आवर्धन एक से छोटा होगा, यदि आवर्धन एक से छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां तक आप लोग का बात समझ में आया। तो देखो आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या इसी को बोल सकते हैं माइनस v बटा u। और नोट पॉइंट क्या लिखा है कि यदि आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, यदि आवर्धन धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, यदि m मतलब यदि आवर्धन बराबर 1 होगा तो प्रतिबिंब वस्तु का बराबर होगा, यदि आवर्धन 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। और लास्ट पॉइंट क्या चीज लिखा है बाबू, तो यदि m मतलब आवर्धन 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तो इसी के साथ चैप्टर क्या चीज हो गया बाबू, चैप्टर इंड हो गया। क्या चीज हो गया, चैप्टर इंड हो गया। और आप लोग को चैप्टर के इंड तक बनने रहने के लिए क्या चीज छोटे, तो आप लोग को चैप्टर के इंड तक बनने रहने के लिए धन्यवाद, मतलब दिल से शुक्रिया, थैंक यू। ठीक, तो देखो आप लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बायो अभी नहीं कवर करते हैं, यहाँ तक चैप्टर हो गया ना। हम लोग ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, अगर दूसरा अदर पब्लिकेशन में देखिएगा ना तो प्रकाश का अपरावर्तन है ना जो चैप्टर नंबर 2 बोलता है, लेकिन एनसीईआरटी में जाइएगा ना तो ये चैप्टर नंबर 1 में है। तो हम लोग अगला लेक्चर से क्या चीज स्टार्ट करेंगे, तो प्रकाश का अपरावर्तन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, प्रकाश के अपरावर्तन आप लोग का थोड़ा आसान लगेगा, आसान इसलिए लगेगा क्योंकि आप प्रकाश का परावर्तन क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। और जो भी रिलेटेड आएगा ना, हम कंपेयर जो भी करेंगे ना इसी चैप्टर से करेंगे, मतलब प्रकाश का परावर्तन से ही करेंगे, समझ रहे हो ना। तो हम लोग का नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर का, वो आने वाला है प्रकाश का अपरावर्तन का। ठीक, तो यहाँ तक ठीक ठाक। तो चलो चलते चलते 2 लाइन है आप लोग के लिए कि मत हो मायूस, तेरा कभी भी नाम बन सकता है। मत हो मायूस, तेरा कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो पेपर बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग से क्या करते हैं, अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।